नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने देखा कि आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का और आरएस मेंस का सिलेबस इन्होंने नया जारी किया है और उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। यदि हम इस मेंस के सिलेबस में देखें और मेंस के सिलेबस में पेपर थर्ड, यदि पेपर जो थर्ड है, पेपर थर्ड की यदि हम बात करें, पेपर थर्ड में बात करें तो पेपर थर्ड में अगर बात करें तो पेपर थर्ड की थर्ड यूनिट में ए और ब पार्ट दिए गए हैं और ब पार्ट में हमारा एक टॉपिक है विधि। हमारा टॉपिक है विधि। लॉ की बात करें हैं तो इसका जो पोर्शन है इसको काफी इन्होंने विस्तृत किया गया है और वर्तमान परिदृश्य को देखेंगे, हम वर्तमान परिदृश्य को देखेंगे तो हमें विधि की काफी आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है और हमें प्रशासन में इसका काफी कार्य करते वक्त कोई भी जब जैसे विद्यार्थी सेलेक्ट होके आरएस बनकर प्रशासन में जब कार्य करेगा तो उसे इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आरपीएससी ने जो लॉ है इस सब्जेक्ट को काफी विस्तृत किया गया और इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स के सवाल है वो आने वाले हैं। और साथ ही इस बार क्या किया इन्होंने, 2 नंबर के जो सवाल है, 2 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हटा दिया गया है। इस बार 5 नंबर का और 10 नंबर के जो सवाल आएंगे। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि ये जो विधि है, इससे 30 प्लस से नंबर 30 प्लस से ऊपर सवाल 29 प्लस से ऊपर के सवाल बनने वाले हैं। तो आज हम इसके सिलेबस को देखेंगे और किस प्रकार इसका हम सिलेबस को समझेंगे। फिर हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू रेगुलर बाद में क्लास हम इसकी जारी करेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको। तो आज हम इसको पूरा फोकस हमारा सिलेबस पे है। तो हम इसकी बात करते हैं। पहला जो सिलेबस का टॉपिक है, आप इसको देखो। पहला जो सिलेबस का टॉपिक है वो है कि सूचना का अधिकार, और इसने डिफाइन कर दिया कि हम धारा 1 से लेकर 20 तक की धारा है उसी से सवाल पूछेंगे। पहली बात तो आप ये सोचो कि सूचना का अधिकार को इन्होंने सिलेबस में ऐड क्यों किया। जब आप क्यों पे जाओगे, जब आप क्यों पे जाओगे कि क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये चीजें आप फील करोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें याद होती चली जाएगी। क्यों पढ़ना चाहिए भाई, सूचना का अधिकार क्यों हमें सूचना चाहिए, आप इसको समझो। भारत को देखो, आप भारत को 1947 से लेकर आज 2025-26 चल रही है, तो 75 और 78 78 साल से अधिक भारत को आजाद हुए हो गए। हम स्वतंत्र 78 साल से ज्यादा में हम चल रहे हैं, स्वतंत्र हो गए। और तो हमें, हमारा देश है लोकतांत्रिक गणराज्य, हमने बड़े बड़े अक्षरों में संविधान में हम भारत के लोग ऐसे वर्ड है, संपूर्ण सत्ता जनता को प्रदान की गई है, ये सारी चीजें है। लोकतंत्र है भारत, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है और लोकतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता है, जनता ने संविधान के माध्यम से संविधान में दे रखी है और संविधान ने भी जनता को प्रदान कर रखी है। और हम चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधि चुनकर सेंटर में भेजते हैं, केंद्र में, और वो सरकार चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यदि बात करें हम सत्ता की, तो सत्ता जनता में। और आप ये देखोगे कि सरकार जो कार्य करती है, सरकार जो टैक्स, जो पैसा योजनाएं चलाती है, सैलरी बांटती है, वो पैसा, संपूर्ण पैसा जनता का है। और जब जनता के पैसे का आप यूज कर रहे हो तो हमें ये अधिकार है, हमारा पैसा है, हमें सरकार से पूछने का अधिकार है कि भाई हमारा ये पैसा किस योजना में कितना जा रहा है, किस आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, सारी चीजें पूछने का अधिकार है। तो जब अधिकार है, तो जब आपके पास में कोई कानून नहीं है, कोई राइट नहीं है, तो आप कैसे पूछोगे, कैसे पूछोगे, और वो क्यों बताएंगे। तो फिर ये सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार आया, तो सूचना का अधिकार के माध्यम से हम ये चीजें पूछ सकते हैं। हमारा मकसद क्या है, अब एक चीज है, आप प्रशासन में जब काम करोगे तो जो नागरिक है वो आपसे कई प्रकार की जानकारी है वो पूछेंगे, और वो आपको जानकारी आपके पास से जो कागज आएगा या कोई भी आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी पूछेंगे, तो इस अधिकार के तहत नागरिक को जानकारी पूछने का अधिकार है और आपको उसको जानकारी प्रदान
बताने का भी अधिकार है कि आपको अगर किसी नागरिक ने जानकारी पूछी है तो आप उसको बताओगे। तो इस धारा में 1 से लेकर 20 तक 1 से लेकर 20 तक हम 1 से लेकर 20 तक जब हम ये धाराएँ पढ़ेंगे, तो प्रत्येक धारा को डिटेल से समझेंगे और धारा को डिटेल से समझते वक़्त जैसे कि सूचना है, ये जो सूचना है, ये अपने आप में ये वर्ड है सूचना। तो ये जब सूचना है तो हम ये देखेंगे कि कौन-सी धारा में है, कौन-सी धारा में है और कौन-सी धारा में और कौन-कौन सी सूचना है, यानी कौन-कौन सी सूचना है। कौन-सी धारा में है, एक तो ये और कौन-कौन सी सूचना है और कौन-कौन सी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कौन-कौन सी सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, कौन-कौन सी सूचना 24 घंटे में प्राप्त होगी, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब हम कंटिन्यू हमारी क्लास होगी, आज केवल हमारा मकसद है सिलेबस डिस्कस करना। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना। इसकी धारा 1 को देखेंगे, धारा 2 में देखेंगे। धारा 2 में परिभाषाएँ दे रखी है, तो परिभाषा में देखेंगे संचार उपकरण किसे कहते हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। कंप्यूटर, जो हम नॉर्मल कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ते हैं और इस अधिनियम में परिभाषा है, हम उसको देखेंगे। कंप्यूटर की परिभाषा आई, हमने नॉर्मल कंप्यूटर की परिभाषा लिख के आया और इस अधिनियम की परिभाषा अलग है तो हमें नंबर मिलेगा 0। हमें परिभाषा लिखनी है इस अधिनियम में कौन सी परिभाषा कंप्यूटर की दे रखी है। सेम कंप्यूटर तंत्र किसे बोलेंगे, कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर प्रणाली, साइबर कैफे, जो इस बार 2024 में आया था कि हम साइबर कैफे किसे कहेंगे। तो हम नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी दुकान पे 8-10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, हम जाते हैं वहाँ अपने सर्च करते हैं, कोई भी फॉर्म भरना है, कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, उसको 10-20 रुपये 50 रुपये जो भी उसका 1 घंटा 2 घंटे का वो पैसा दे के वो आईडी रखता है और हमारा नाम नोट करके हमें एक पीसी दे देता है। तो उसकी प्रॉपर परिभाषा क्या है, ये इसी अधिनियम में जो परिभाषा होगी वही हम एग्जाम में लिखेंगे तो ही हमें नंबर मिलेंगे। साइबर सुरक्षा किसे बोलेंगे, डाटा क्या है, अंकीय चिन्ह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, सूचना, प्राइवेट कुंजी, लोक कुंजी। अब ये इतनी सारी जो ये वर्ड दे रखे हैं, हम इनको पढ़ते वक्त ये देखेंगे कि 5 शब्द में कौन सा पूछा जा सकता है या 10 शब्द में कौन सा 10 नंबर में कौन सा पूछा जा सकता है, यानी 5 नंबर में कौन सा पूछा जाएगा, 5 नंबर में कौन सा पूछा जाएगा, ये हम देखेंगे और 10 नंबर में कौन सा शब्द पूछा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे धाराएं हैं जिनको मिला करके एक 10 नंबर का सवाल बना दे इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से। ये सारे के सारे जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब इन पर डिस्कस करेंगे। आज केवल हमारा फोकस इतना है कि आपको सिलेबस से अरूबरू करवा सकें। धारा 65 देखेंगे हम, 66, 66 बी, एफ, बी से लेकर एफ तक, 67, 67 ए से लेकर सी तक, 71 से लेकर 78 देखेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार देखेंगे हम, बिल्कुल संकल्पना, प्रकार और प्रयोजन, इसका क्या परिभाषा है, क्या संकल्पना है। बौद्धिक संपदा अधिकार कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, रहस्य है, ये पेटेंट है, ये सारे के सारे हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये दूसरा, तीसरा पॉइंट हो गया। यदि हम चौथे पॉइंट की बात करें तो स्त्रियों और बालकों के प्रति कौन कौन से अधिकार है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, धारा 1 से लेकर 29 तक हम इसमें पढ़ेंगे, 31 तक हम पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे व्यथित महिला किसी को बोलेंगे, किसे बोलेंगे, साझ घरेलू घरेलू नातेदारी, बालक किसी को बोलेंगे। ये सारे के सारे जो टर्म्स है वो इसमें हम देखेंगे कि घरेलू हिंसा में जो किसी महिला के प्रति हिंसा हुई है तो उसमें व्यथित किसे, ऐसे वर्ड आएंगे जो उनको हम समझेंगे कि घरेलू नातेदारी, साझी गृहस्थी किसे बोलेंगे, हम किसे बोलेंगे साझी साझी गृहस्थी, गृहस्थी, ये ऐसे वर्ड आएंगे तो हम इनको समझेंगे। इसमें बालक किसे कहा गया है या फिर व्यथित महिला किसे कही गई है, व्यथित ये क्या है, ऐसे वर्ड है उनको हम समझेंगे और जो प्रॉपर वर्ड है वो ही एग्जाम में लिखेंगे तो ही हमें नंबर मिलेंगे। उसके बाद महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, इसकी धारा 1 से 9 और 11 से 20 देखेंगे। अब जब ये इसको पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कार्यस्थल किसे बोलेंगे, कार्यस्थल
किससे बोलेंगे, इन महिलाओं के क्या अधिकार है, किस लैंगिक उत्पीड़न है तो कितने प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न है, ये सारे के सारे हम क्या कौन को शिकायत किस प्रकार दर्ज करा सकते हैं, मजिस्ट्रेट की क्या शिकायत है, कार्य जो मालिक है जिस पर आप किसी उद्योग या संस्था में कार्य करो उसके क्या अधिकार है, महिला के क्या अधिकार है, वो सारे के सारे हम इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल से। धाराएं 1 से 9 देखेंगे, 11 से 20 देखेंगे, तो ये सारे के सारे जो सिलेबस के पॉइंट है वो हम डिटेल से विस्तृत रूप से हम आगे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपको हमारे से जुड़े रहना है, बस आपको चीजें उपलब्ध होती रहेगी। लैंगिक अपराधों में बालक, बालक की परिभाषा क्या है, उनका संरक्षण किसे कहेंगे, धारा 1 से लेकर 15 इसमें पढ़ेंगे हम। 15 धारा में कौन, माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण 2007, धारा 1 से 25 पढ़ेंगे। अब इसमें भी ये है कि माता पिता किसे बोलेंगे, वरिष्ठ ताकि करीब क्या परिभाषा है कि हम किसे वरिष्ठ मानेंगे, माता पिता किसे मानेंगे, कि माता पिता आपके एक तो जैविक माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, एक दत्तक, दत्तक भी माता पिता हो सकते हैं, एक माता पिता सौतेले माता पिता हो सकते हैं, दत्तक जिन्होंने आपको गोद ले रखा है, आपके आपके पत्नी के माता पिता वो भी माता पिता हो सकते हैं। इन चीजों पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां, राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम 1955 है, इसको हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। धारा 1 देखेंगे और धारा 5 परिभाषाएं देखेंगे। इसमें कृषि वर्ष को देखेंगे, कृषि वर्ष की वर्ष किसे बोलेंगे, कृषि किसे कहेंगे, कृषक किसको बोलेंगे, और सहायक कलेक्टर उसके क्या अधिकार है कृषि इस अधिनियम में, बोर्ड किसे बोले, कलेक्टर को इस अधिनियम में क्या अधिकार दे रखे हैं, आयुक्त को क्या दे रखे हैं, फसल किसे बोलेंगे, गुरव धारक ये क्या चीज है, गुरव भूमि इसको देखेंगे, होल्डिंग इजारा या ठेगा, सुधार भूमि, स्वयं कासत भूमि, भूमिधारी, भूमिहीन व्यक्ति के अधिकार क्या है, आदिवासी भूमि क्या है, चारागाह क्या है, ये सारे के सारे टर्म्स है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेंट भूमि किसे बोलेंगे, राजस्व क्या कैसे प्राप्त होगा, अपीलीय किसको हम अपील कर सकते हैं, राजस्व न्यायालय के क्या अधिकार है, राजस्व अधिकारी का क्या अधिकार है, सायर भूमि किसे बोलेंगे हम, बंदोबस्त किसे कहा जाएगा, उपखंड अधिकारी के क्या अधिकार है इस अधिनियम में, उप किराएदार किसको बोलेंगे हम, तहसीलदार के क्या अधिकार है, किराएदार क्या है, अतिचारी नालवट, और धारा 14 से लेकर 17 तक, 31 से लेकर 37, 38 से लेकर 54A, 206 से 232 और 339 से 242, ये सारी की सारी धारा इस अधिनियम की हम देखेंगे। और ये जो टर्म्स दी गई है, ये शब्द दिए गए हैं, हम इनको डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनमें 5 नंबर में आ जाए, इनमें क्या लिखना है। 5 नंबर में आ जाए तो अधिनियम का नाम या धारा किस धारा में है और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों वो पूछा जा रहा है, वो चीजें हम डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे भू राजस्व अधिनियम 1956, इसकी धारा 1 देखा, धारा 2 देखी, 3 देखेंगे। 3 में निर्वचन इसकी व्याख्या दें, भू अभिलेख अधिकारी क्या है, इसके क्या अधिकार है, नगर पालिका इसके क्या अधिकार, नजुल भूमि किसे बोलेंगे हम, पंचायत सर्किल किसे बोलेंगे, राजस्व अपील प्राधिकारी इसके क्या अधिकार है, बंदोबस्त प्राधिकारी गांव किसको बोलेंगे। ये सारी की सारी चीजें गांव गांव बोलेंगे इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, गांव किसको बोलेंगे। आप आज पूछोगे गांव की परिभाषा लिख दोगे, गांव किसको बोलोगे, आप लिख दोगे कि 250 से घर छितरे हुए हैं और उसमें कृषि कार्य में संलग्न है वो गांव। लेकिन इस अधिनियम में गांव की क्या परिभाषा, वो एग्जाम में लिखेंगे तब हमें नंबर मिलेगा। हमें इधर उधर नहीं सोचना, हमें सोचना है कि इस अधिनियम में गांव किसे कहा गया। अगर वो चीज लिख के आगे 5 में पूछा और 5 मेरे नंबर पक्के, 5 में से 4 दे दे, 3.5 दे देती, वो उसके ऊपर है, लेकिन मुझे वही लिखना है जो इस अधिनियम में पूछा गया है, इधर उधर नहीं जाना। धाराएं 4 से 36, 40A, 74 से 87, 106 से 137, 142 से 183, ये हमें डिटेल में पढ़ेंगे हम। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, ये बिल्कुल आप नई है, चीजें ऐड की गई है, तो ये हम पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से। धारा 1, धारा 2 परिभाषा, बालक, बालक किसे कहा गया इसमें,
न्यायालय, न्यायालय को क्या कैसे डिफाइन करेंगे इसमें? दस्तावेज किसे? लिंग, जेंडर, सद्भावना पूर्वक सरकार, न्यायाधीश, व्यक्ति, लोक सेवक, मूल्यवान प्रतिभूति। इसकी धारा 89 से 191, 94 से 194 से 197, 270, 270 और 294 से 296, इस अधिनियम की ये धारा हम देखेंगे। इस अधिनियम बीएनएस में 2023 बीएनएस में ये बालक किसे बोलेंगे, बालक की क्या परिभाषा दी गई है, ये इसमें समझेंगे हम। हमारे हमारे दिमाग में जो परिभाषा है वो देखो आपको एक चीज बात बताऊं कि जैसे कि ये बालक है, ये बालक है, तो ये आपको देखना जो बीएनएस है, भारतीय न्यायिक संहिता 2023 है, इसमें बालक की परिभाषा आपको अलग मिलेगी, अलग अलग जो पोस्को जो एक्ट है 2012 का, उसमें बालक की परिभाषा अलग मिलेगी। जो कारखाना जो एक्ट है उसमें बालक की परिभाषा अलग मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। बीएनएस के अकॉर्डिंग बालक की परिभाषा पूछनी तो हमें वो लिखेंगे। हमें ये देखना है कि जो कारखाना में बालकों कारखाना अधिनियम है उसमें जो बालक की परिभाषा पूछ रहा है वो अलग है, वो अलग लिख। तो हमें ये शब्दों पे जाना है, हमें शब्दों से ही खेलना है, जनरल परिभाषा नहीं लिखनी कि एक बालक 18 साल से कम है तो बालक है, या 16 साल से कम है तो बालक है। उन परिभाषा हमें प्रश्न के डिमांड के अनुसार ही आंसर देना है। अब आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, ये 2023 में, ये भी इसको भी ध्यान, इसमें क्या धारा 1 धारा 2 में परिभाषा दे रखी है कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन क्या है, किसको हम देखना और सुनना के जो साधन है उसको देखेंगे। जमानत किसे बोलेंगे, जमानतीय और अजमानतीय अपराध क्या है, जमानत पत्र क्या है, बंद क्या है, बॉन्ड क्या है, आरोप कैसे लगाएंगे, संज्ञेय अपराध। एक ये अपराध जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे एक तो होता है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध। तो हम ये देखेंगे, ये जब पढ़ेंगे इसको जैसे कि एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि आपने देखा होगा कि कहीं भी रोड पे कोई गाली गलौज होगी या कोई ऐसे तू तू में होगी, वो भी एक अपराध है। लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है। या आपने देखा कि कोई मर्डर हो गया, वो भी एक अपराध हुआ। तो इसमें क्या है आपको बात बताऊं कि हम इसको डिटेल से समझेंगे, हर अंतर को समझेंगे कि कई बार क्या होता है कि पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। एक तो ये, एक ये है कि आपको कोई एफआईआर दर्ज हुई, आपको देख आपको अपराध आपके पास आपके तरफ किसी ने लगाया, आपको उठा के बंद। तो ये देखेंगे आपको कि कौन सा अपराध संज्ञेय के अंतर्गत आता है, कौन सा असंज्ञेय के अंतर्गत आता है, तो कौन सी धारा में आता है। तो ये जो चीजें हम डिटेल से लिखेंगे तब हमको नंबर मिलेंगे। हम देखते हैं फिर परिवाद, इलेक्ट्रॉनिक से सूचना, कौन सी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है, जांच, अन्वेषण, असंज्ञेय अपराध, ये देखो असंज्ञेय अपराध आ गया, ये भी हम पढ़ेंगे। उपखंड, सम्मन मामला, वारंट, वारंट, अगर एक वारंट जारी हो गया तो पुलिस आपको उठा के लेके आएगी। सम्मन यानी आपको सम्मन भेजा है कि भाई आपको फलां तारीख को फलां डेट पे वहां पहुंचना है। इन चीजों को हम समझेंगे। धारा 3, 2, क, ख, 14 से 17, 41 से 43, 126, 139, 148, 149, 152, 163 से 167, 173 से 174, 187, 194, 196, ये बीएनएसएस की धाराओं को हम डिटेल में समझेंगे। और इनसे इन धाराओं में किस धारा पर सवाल 5 नंबर का बनेगा और किस धारा पर सवाल 10 नंबर का बनेगा, या कौन कौन सी धाराओं को मिलाकर एक जैसे कि प्रक्रिया है, किसी अपराध की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कौन कौन सी धाराएं आएगी, हो सकता है उन धाराओं से संबंधित आपको आपसे सवाल पूछ ले। तो ये आपको हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा सिलेबस
आरपीएससी द्वारा जारी किया गया मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी किया गया, वो हमने देखा और उसमें भी लॉ का जो सिलेबस है, विधि का, पेपर थर्ड का, इसको हमने डिटेल से समझा और डिटेल से समझने के बाद में हमने ये डिसाइड किया कि हम केवल और केवल जो सरकारी एक्ट है, कानून की जो किताब है, कानून की भाषा है, उस कानून की भाषा के माध्यम से जो इन धारा में, जो इस एक्ट में, उसी चीज़ को आपको सिंपल तरीके से समझाएँगे और उसको किस प्रकार एग्ज़ाम में लिखा जाएगा, उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं, वो आप तक समय पर पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही नेक्स्ट क्लास में। साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टारगेट फोरम, उससे आप ये प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।